मुसलमानों की बात जो करता है उसको नॉन मुस्लिम वोट उसका कम हो जाता है। ये सबों ने फील कर लिया। पीएफआई के खिलाफ कोई ठोस सबूत है तो बैन लगना चाहिए। धर्म संसद करके 20 लाख मुसलमानों को मार दिया जाएगा, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। मुझे तो कहा गया कि मुसलमानों को ठीक करो। आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस, मैं नबी मोहम्मद शेख और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी साहब। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आसिम भाई, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि पिछले कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जहां आपका दर्द छलका था। आपने कहा था क्या मुसलमान होना इस देश में गुनाह है? तो क्या अब समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों के मुद्दे से कतरा रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समाजवादी पार्टी कतरा रही है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि जो पार्टी भी मुसलमानों का नाम लेगी उससे नॉन मुस्लिम वोट कम हो जाएगा। ये सारी पार्टियों ने महसूस कर लिया है। इसलिए महसूस कर लिया है कि बीजेपी का, आरएसएस का प्रोपगंडा मुसलमानों के बारे में, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बारे में, जो बिल्कुल हम लोग भाई भाई की तरह से रहते थे, उनके दिलों में इतना ज्यादा लगातार कंटिन्यू नफरत बढ़ती जा रही है। इनकी हिस्ट्री गद्दारों वाली बताई जा रही है। इस तरह की चीजें करने से क्या हो रहा है ना कि अगर कोई पार्टी मुसलमानों की बात करती है ना तो उसको लगता है कि गद्दारों की बात कर रही है। तो मुसलमानों मुसलमानों की बात जो करता है उसको नॉन मुस्लिम वोट उसका कम हो जाता है। ये सबों ने फील कर लिया। आपने देखा होगा गुलाम नबी आजाद साहब ने बात ये कही थी। अब देखा होगी जब इलेक्शन आता था इनको स्टेज पे नहीं बुलाया गया। अब हमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, यहाँ पे अहमद पटेल साहब सबसे बड़े लीडर थे, गुजरात इलेक्शन में उनको नहीं उतारा गया। आपने देखा होगा कि शहनवाज खान को भी बीजेपी ने वहां पे नहीं ले गई गुजरात के इलेक्शन में। ऐसी बहुत सारी जगह चीजें हैं। तो मेरा दरअसल क्या इस देश में मुसलमान होना क्या मतलब एक बहुत बड़ा क्या जो है तकलीफ है, मुसीबत है क्या इस देश में होना? तो ये मुसलमानों के बारे में जो इतनी बातें गैर मुस्लिमों की कर दी गई, इससे ये हमारा दर्द है। ये लेकिन देखा यह गया कि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं कतरा रही है मुसलमानों के मुद्दों को उठाते हुए। जैसे अखिलेश यादव पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो आजम खान साहब से मिलने जेल में नहीं जाते थे। इस तरह की भी चीजें हैं या फिर बस ये मीडिया में चले? मैं नहीं समझता कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों के मुद्दे। देखिए, मैं बहुत साफ दो बात करने वाला आदमी हूँ। मैं किसी को खुश करने के लिए चापलूसी कर बिल्कुल नहीं है। मगर अखिलेश यादव ने 2012 से 17 तक जो सरकार चलाई है, आप उसको देख लीजिए कि किस तरह से मुसलमानों के बारे में उन्होंने बात काम किया है। लेकिन अब जो है माहौल जरा खराब हो रहा है। यूपी में तमाम मुसलमानों ने, लोग कहते हैं ना कि सबने वोट दिया असेंबली इलेक्शन में, आजमगढ़ की 10 सीटें चुनकर आ गई बहुत सारी जगहों पर। मुसलमानों ने मैक्सिमम वोट दिया समाजवादी पार्टी को। सरकार बनी क्या? नहीं बनी सरकार। तो हमें वोट चाहिए ना दूसरों का भी। पीएफआई पर बैन लग गया है, तो क्या लगता है कि पीएफआई पर अगर बैन लगा तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा कहना है कि देखिए, अगर पीएफआई के खिलाफ कोई ठोस सबूत है तो बैन लगना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि पीएफआई पे जो बैन लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई बहुत बड़ा सबूत होगा। कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसी के सामने अगर इस देश में कानून सबके लिए एक साथ है तो आरएसएस के लोग, अभी मैंने पहले भी कहा था कि एक लड़का है शिंदे नाम का, नांदेड़ का, वो आरएसएस में था और उसने कहा कि बम ब्लास्ट, जो बम मारा जा रहा है, जो सब कुछ हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, ये आरएसएस लोग कर रहे हैं। उसने एफिडेविट दिया। अगर उसने गलत किया है तो उसको जेल होना चाहिए कि उसने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे एक गलत तोहमत लगा दिया है और उसने हलफनामा दिया है कि मुझे 2006 के ब्लास्ट में गवाह बनाओ, मैं बताऊंगा कैसे है। तो उस पर बैन नहीं लग रहा है। ये जो है धर्म संसद करके 20 लाख मुसलमानों को मार दिया जाएगा, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। इस तरह की चीजें रोजाना हो रही हैं और मुसलमानों को गाय के नाम पर, किस नाम पर मारा जा रहा है। ये जो लोग कर रहे हैं उन पे क्यों नहीं बैन लगता है? और मैं अगर पूछूं कि सीमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इस देश में, मुझे लगता है कि 2002 के बाद या कब उस बैन लगा था उसके ऊपर, और हम सब लोग समझते थे कि सीमी की कोई एक्टिविटी ऐसी होगी। सीमी ये समझती थी कि हम भी इस देश के रहने वाले हैं, जितना हक दूसरों को हमको भी हक है। मुसलमान हमारा हक किसी से कम नहीं है। तो वो जरा इसके संविधान के दायरे में रह के बड़ी बड़ी बातें बोलने लग गए, उन पर बैन लग गया। लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने 252 पेज का जजमेंट दिया हाई कोर्ट ने कि सीमी के खिलाफ हमारे पास कोई ऐसा सबूत अभी तक प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस ने, सरकार ने नहीं दिया कि हम उस पर अब आगे बैन लगा सकें। बैन उठा दिया जाए उस पर। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करके छोड़ दिया गया।
तो इस तरह से मुझे लगता है कि जानबूझ करके किसी को हैरान करना बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया गया, इस पे क्या कहना आपका? इस अभी ये तो मतलब इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। आज देश के अंदर निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश खड़ा हो गया था। एक लेडी को रेप किया, मार दिया गया। यहां पे इसके पूरे घर वालों को मार दिया गया, रेप किया गया। ये औरत नंगी बगैर कपड़े के बेचारी गई, किसी ने एक लहंगा पहनाया इसको, पुलिस स्टेशन में गई, कोर्ट में केस किया। और अब ये बहुत सुनने की बात है, पूरे देश के लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि गुजरात में इंसाफ नहीं मिलेगा। ये कोर्ट ने उस केस को ट्रांसफर कर दिया महाराष्ट्र में और सजा हो गई उनको। अब कातिल को, रेपिस्ट को सजा हो जाए और ये कहा जाए कि रेपिस्ट, ये कातिल जो है इनका स्वभाव बहुत अच्छा है और ये लोग ब्राह्मण हैं, उनका स्वागत किया जाए, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती है। गुजरात में इंसाफ नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आप वहां की अदालतों पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि मैं अदालत, ये तो अदालत ने कहा था ना, ये तो वहां की अदालत में ही ट्रांसफर किया केस ना, थोड़ा हम लोगों ने ट्रांसफर कर लिया। और मैं अगर अदालत की बात कहेंगे आप, तो मुझे एक मेरे पास एक वीडियो है कि एक जज साहब थे, अपनी छत के ऊपर खड़े थे अपनी बेटी के साथ में, और अहमदाबाद में एक छोटी सी मुसलमानों की लॉन्ड्री थी, वो लड़के तोड़ रहे थे उसको। तो जब तक एक पुलिस की गाड़ी आई तो जैसा हमने समझा अब पुलिस आ गई है तो अब यह लॉन्ड्री बच जाएगी मुसलमानों की, लेकिन पुलिस ने पेट्रोल दे दिया जलाने के लिए। तो बेटी ने अपने बाप से कहा कि डैडी आप जज हैं और आप क्यों नहीं कुछ करते? बोले बेटा मैं कैसे कुछ कर सकता हूं, ये उनका बयान अखबार में है। मुझे तो कहा गया कि मुसलमानों को ठीक करो, ये अगर होगा। और दूसरा बयान भी है मेरे पास बाबू बजरंगी का, कि जिसने बहुत सारे मुसलमानों को गड्ढे में डाल दिया था, काट काट के जला दिया था पेट्रोल से, क्या क्या किया था, लंबी स्टोरी है उसका। आप ही जैसे लोगों ने, कोई किसी ने उसका जो है जाकर के बात करते करते सब टेप कर लिया था। तो वो कहता है कि हमारी जमानत नहीं हो रही थी, तो वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों को लगा कि मैं किसी पर तोहमत लगा रहा हूं, कि नरेंद्र भाई ने कहा कि हम कोई अच्छी बेंच बिठाएंगे और जमानत हो जाएगी, और एक दिन नरेंद्र भाई ने अच्छी बेंच बिठा दिया, जमानत हो गई। अब मैं आप हमेशा मुसलमानों के मुद्दे के ही उठाते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं हमेशा दलितों का मुद्दा उठाता हूं, लेकिन जो मजलूम है उसी का मुद्दा उठाऊं ना। मजलूम कौन है? हम देखते हैं जहां जहां कोई ऐसा मैटर आता है जहां खड़े होते हैं हम लोग। लेकिन अगर मैं जिस कम्युनिटी का हूं उस कम्युनिटी पे जुल्म नहीं उठाऊं और मेरे पे तोहमत लगाई जाए, मुसलमानों को मुद्दा उठाते हैं। अरे मुसलमान तो मजलूम है ना, परेशान है, आज क्या हो रहा है उसके लिए भारतवर्ष की जमीन तंग की जा रही है, सीए एनआरसी लाया जा रहा है, उसे उसके बाप दादा की सर्टिफिकेट मांगी जा रही है, जो प्रधानमंत्री के पास, बड़े बड़े जो जिम्मेदार देश के उनके पास नहीं होगी, मांगी जा रही है। तो किसके मुद्दे उठाऊं मैं? 2024 के चुनाव की किस तरह की तैयारी आप लोगों की? नहीं, हमारी तैयारी का तो हम तो महाराष्ट्र में तो हम छोटी सी पार्टी है, लेकिन हमें लगता है कि सबको मिल करके इस देश से फिरका परस्ती को खत्म करना चाहिए। जो गंगा जमुनी तहजीब देश की है वो बरकरार होना चाहिए, देश का जीडीपी बढ़ना चाहिए, सबको नौकरी मिलना चाहिए। इस देख रहा हूं मैं कि पिछले 25 सालों 30 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश के अंदर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, भारतवर्ष का नाम खराब होता जा रहा है। तो इसलिए सबको मिलकर के इस देश को सुधारने के लिए कोई अच्छी सरकार लाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे अबू आसिम आजमी साहब, उन्होंने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। देखते रहें रियल एक्सप्रेस।